नमस्कार दोस्तों, जीके के डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है सेट प्रैक्टिस का 38वां क्लास है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट जो है दरोगा का रिजल्ट आया है पीटी का। तो इन भाई बहन में से जितने भी हैं जो लगातार देखते हैं वो बताइएगा कि किनका किनका रिजल्ट जो है वो पीटी में हुआ है। मेरा तो भाई हो गया, अब आप लोग का बताना है कि किसका किसका जो है वो पीटी में रिजल्ट हुआ है दरोगा वाला में। जिनका भी हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी आप लोग जो है मेंस के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा मेंस का भी। तो एकदम धड़ल्ले से तैयारी करना है और एग्ज़ाम में जाके एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है ना। अगला पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। इनमें से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? क्या कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर लोहा? तो नॉन फेरस धातु नहीं है इनमें से, तो कौन नहीं है? लोहा नहीं है। लोहा जो है वो नॉन फेरस धातु नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी में खारे पानी में उपस्थित होता है, मतलब कि खारा पानी में क्या उपस्थित होता है? क्या कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? खारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? किस धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? क्या जियोलाइट्स या सल्फोनाइट्स या चूना या फिर नाइट्रेट्स? किसके द्वारा जो है वो पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? आप लोग को बताना है, ठीक है। तो किसके कारण? जियोलाइट के कारण। किसके कारण? जियोलाइट के कारण। इसको जियोलाइट और ये परमुटाइट, जियोलाइट या परमुटाइट, ये दोनों विधियां हैं। क्या है? तो ये दोनों विधि है जिससे क्या होता है, इन विधि से जियोलाइट्स कहिए या परमुटाइट कहिए या परमुटाइट कहिए, ये दोनों विधि है। लेकिन अगर पूछ देगा कि इन विधि में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो पदार्थ अगर पूछ दे तो रेजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिन। क्या हो जाएगा? तो रेजिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है, बेहोश नहीं, यहाँ बेहोश होना चाहिए, ठीक है, बेहोश। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है? क्या मीथेन, अमोनिया या क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म का? तो किसका प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म और ईथर का, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर का प्रयोग, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक मतलब क्या है? तो बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग इनमें से किसमें होता है? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग क्या नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए या घोल में तत्व के पहचान के लिए या ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ब्राउन रिंग का प्रयोग जो होता है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए, किसके? तो नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग का मांग था कि क्लास को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, है ना। ज़्यादा टाइमिंग रहता है तो हम देख नहीं पाते, इसलिए जो हम डिस्कशन उतना नहीं करते हैं पहले जितना। आप देखे होंगे, क्योंकि आप ही लोग का कहना है कि उतना हम नेट कहाँ से लाएंगे। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन ही खाली करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित है? बताना इनमें से कि कौन सा नियम गैसों से संबंधित है। क्या बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम,
गैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन कट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं हो जाएगा? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम जो है वो गैसें से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है गैस से संबंधित है। अगला कह रहा है कि आग बुझाने वाला गैस कौन है? आग बुझाने वाला गैस कौन सा है? क्या नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो आग बुझाने वाला गैस कौन है? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी जो है वो डिस्कशन के रूप में बताए थे, है ना। तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 की बात हम कर ले तो ये क्या होता है? तो एक भारी गैस होता है। भारी गैस होता है जिससे क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी रहती है, जिससे आग लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये भारी होने के कारण जो होता है दोनों के बीच में परत बन जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन और वायुमंडल, ऑक्सीजन और ये आग के बीच में परत बन जाती है, जिससे क्या होता है ये आग पे काबू पाया जाता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? तो ये कौन होता है? चीनी या चूना या कार्बन, बेकिंग पाउडर या फिर सिरका? कौन सा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? तो प्राकृतिक रूप से खट्टा सिरका होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इथेनोइक अम्ल के नाम से, इथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर की बात कर ले तो इसका क्या होता है? NaHCO3 होता है। चूने की बात कर ले तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चीनी की बात कर ले तो C12H22O11 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, कार्बन, सोडियम या फिर तांबा? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये कौन? तो ये सोना। सोना जो है ये मुक्त अवस्था में, सोना और चांदी दोनों, सोना और चांदी दोनों कौन सा? तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना या चांदी मतलब मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो ये जो होता है इसमें जो होता है किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करने की गुण जो होता है उतना नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मुक्त अवस्था में ही सब रहता है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या बात कर ले तो कितना होता है? 11 होता है। तांबा का कितना होता है? तो 29 होता है। कार्बन का 6 होता है और सोना का कितना होता है? 79 होता है और चांदी की बात कर ले तो 47 होता है। तो आप लोग को परमाणु संख्या भी याद रखना है। बॉक्साइट अयस्क है किसका? लोहा, जस्ता, टीन या फिर एल्यूमिनियम? बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहा, जस्ता, टीन या फिर एल्यूमिनियम? तो बॉक्साइट किसका है? तो ये एल्यूमिनियम का है। किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। जस्ता की बात कर ले तो इसका कौन होता है? तो कैलेमाइन होता है। कैलेमाइन। लोहा की बात कर ले तो कौन होता है? तो इसका जो होता है वो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट आदि होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है वो हमारे भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा या फिर सिलिकॉन? सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा या फिर सिलिकॉन? तो ये कौन पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम मिलाकर के जो होता है वो 90% से भी अधिक होता है और बाकी 10% जो होता है वो क्या होता है? तो अन्य गैसें होती है। अन्य गैसें होती है। ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदलता है नाभिकीय संलयन के तहत। सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन की घटना होती है। अगला है कि किस पेड़ से कुनैन को प्राप्त किया जाता है? कुनैन को किससे? यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम या फिर आम? किसके द्वारा जो होता है वो कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना।
सिनकोना की बात कर ले तो ये जो होता है वो ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं, सदाबहार वन में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ, तो दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे इंडिया में भी इसका मतलब देखने को मिलता है, कहाँ, तो ये भूमध्य रेखा के समीप। ठीक है, अगला है कि हैजा का क्या कारण होता है, हैजा का क्या कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल, हैजा का क्या कारण होता है। तो हैजा का क्या कारण होता है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये जो होता है वो विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, क्या यकृत, बृहदस्थि, यज्ञाशय या फिर प्लीहा। तो यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर में बनता है, कहाँ, तो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। यूरिया जो होता है इसकी हम बात कर ले तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो ये लीवर। लेकिन पूछ दे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो ये पीनियल ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि होती है जो कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है, मतलब हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, किसको प्रभावित करती है, क्या आँख को, लीवर को, हृदय को या फिर फेफड़ा को। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो किसको प्रभावित करती है, तो ये लीवर को, किसको, तो लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का किस किरण का प्रयोग कैंसर निदान के लिए किया जाता है, कैंसर निदान के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। तो वही पूछ रहा है कि इसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है, अल्फा, गामा, रेड किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन, तो गामा किरण जो होता है वो कैंसर के इलाज के लिए जो होता है रे के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा रे होता है, कौन सी किरणें होती हैं, तो ये गामा किरण होता है। कैंसर में क्या होता है, तो जो अधिक कोशिका होती है वहाँ की कोशिका को ये रे जाके उसको मार देता है। इसमें गामा किरण की बात कर ले तो गामा किरण की आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसमें भेदन क्षमता भी ज़्यादा होता है। और बात कर ले इसकी तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या कि आप जो वो किरण जो वो कितनी दूर तक जाने में सक्षम है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो तरंग दैर्घ्य रेडियो किरण का सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है, तो रेडियो किरण का सबसे ज्यादा होता है। रेडियो किरण दूर तक तो चल जाता है लेकिन उसकी जो होता है वो उतना शक्ति नहीं होती है, मतलब कि रेडियो किरण में उतना भेदने की क्षमता, मतलब कि किसी को छेद करने की क्षमता जो है वो रेडियो किरण में उतना नहीं होती है। जो भी तरंगे जो होती है, जैसे कि आप लोग समाचार सुनते हैं तो वो तरंग के रूप में आती है, तो उसमें समाचार वगैरह में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये समाचार वगैरह में रेडियो तरंग का। क्यों, क्योंकि वो दूर तक जाता है लेकिन उसमें जो होता है भेदन क्षमता कम में होती है। और ये गामा किरणें जो होती है ये जो होता है इसका भेदन क्षमता अधिक होता है, क्योंकि इसकी जो होता है कोई भी आदमी देखते नहीं है कि चलता जाते हैं तो थक जाता है, तो उसकी जो होता है शक्ति थोड़ा सा कम पड़ जाती है। उसी प्रकार जो है इसमें भी है कि गामा किरण जो होता है कम में दूरी तय करता है तो इसका क्षमता ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा दूरी तय करता है तो उसका क्षमता कम जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों में क्या होता है, क्या प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स या खनिज दांत में क्या होते हैं।
तो दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है, दांत में कैल्शियम होता है, मतलब दांत जो होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। दांत की बात कर लें तो दांत जो होता है ये हार्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हड्डी का बनल है, नहीं, ये उत्तक का बना हुआ है। दांत जो होता है किसका, तो उत्तक का बना होता है, किसका, तो उत्तक का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन बर्ड फ्लू वायरस है, तो बर्ड फ्लू वायरस को एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। क्या H5N1, H1N5 या N1 H1N1 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा H5N1। इसको बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ, तो पक्षी में फैलता है, कहाँ, तो पक्षी में फैलता है। और ये H1N1 क्या होता है, तो ये स्वाइन फ्लू होता है। क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू। ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, तो सुअर में फैलता है, सुअर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है। उड़ने वाला पक्षी जो है वो इनमें से कौन सा है, क्या कीवी है, गोरैया है, एमू है, या इनमें से कोई नहीं। तो उड़ने वाला पक्षी जो है वो कौन सा है, तो ये जो होता है गोरैया, गोरैया जो है वो उड़ने वाली पक्षी है। एमू की बात कर ले तो ये ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, एमू ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ज़्यादातर। और ये जो होता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी होता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी। पहला तो शुतुरमुर्ग होता है। और कीवी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये कहाँ, तो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि जो होता है इस पक्षी के अनुसार जो होता है ये न्यूजीलैंड में ही वातावरण इसको उसके अनुसार मिलता है, इसलिए ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और कीवी की बात कर ले तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। ठीक है, अगला है कि अच्छा प्रतिरोध कुंडली होती है, मतलब अच्छा प्रतिरोध कुंडली जो होती है वो किसकी बनी होती है, लोहे का, सोने का, चांदी का, या फिर मैग्नीज का, किसकी बनी होती है, तो ये चांदी का बना होता है, चांदी का बना होता है। चांदी की बात कर ले तो चांदी का जो है वो विद्युत तथा उष्मा का सबसे ज्यादा चालक कौन होता है, विद्युत तथा उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। इसका जो होता है वो तार भी बनाया जाता है और क्या, तो आभूषण भी तैयार किया जाता है। अगला है कि दाब बढ़ाने से द्रव का गलनांक क्या होता है। जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो द्रव का गलनांक क्या होगा, क्या बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गलनांक जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल हो सकती है कितनी, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, 10⁻6 या 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, या अनंत, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कितनी हो सकती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। ठीक है, अगला है कि ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, क्या स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, या फिर नाभिकीय बल, क्या कहा जाता है, तो ये गुरुत्वीय बल के नाम से जाना जाता है। किसको, तो गुरुत्वीय बल के कारण जो होता है वो बंधा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित रहती है, क्या यांत्रिक, वैद्युतिकी, रासायनिक, या फिर ताप। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है, तो ये रासायनिक रहती है। क्या, तो रासायनिक रहती है, रासायनिक से जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, फैराडे का नियम किस
प्रक्रिया से संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से, गैसों की अभिक्रिया से, या गैसों के दाब से, या फिर ताप एवं दाब से? तो फैराडे का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, किससे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, आज यहीं तक।